हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक। उससे पहले हम एमएसएमई का जो एक टॉपिक रह गया था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें ना आपको जो इंडस्ट्रीज है ना उसमें एक आईआईपी आपको देखने को मिलता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्यों होता है? देखो, बेसिकली आपने जैसे पढ़ा होगा कि कोई भी जगह पे, जैसे अगर हम स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बीएससी राइट, उसके बाद निफ्टी और उसके साथ साथ हमारा सेंसेक्स राइट। तो सभी कुछ है ना, हमें मार्केट मतलब कैसा चल रहा है राइट, इनसे मालूम पड़ता है। ओके, वैसे ही यहाँ पे ना इंडस्ट्रीज वगैरह के जो डेटा होता है, इंडेक्स होता है, वैसे हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कैसी इंडस्ट्रीज है, क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, इंडस्ट्रियल का जो आउटपुट है वो कैसा निकल के आ रहा है। ओके, तो इसमें देखो, ये कंप्यूटेट कौन करता है? एनएसओ करता है। एनएसओ कौन? नेशनल स्टैटिस्टिक जो ऑफिस है वो। ओके, इसका जो बेस ईयर है ना 2011 से 2012 है। अब देखो, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो ब्रॉड सेक्टर में, एक यूज्ड बेस्ड सेक्टर में। ओके, अब देखो ब्रॉड सेक्टर में आता है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटीज राइट, ये सारी चीज़ आती हैं। और यूज बेस्ड जो सेक्टर है उसमें आता है अपना बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स राइट। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो गुड्स होते हैं उनसे हम कैपिटल जनरेट करें, पैसा जनरेट करें ना। बेसिक गुड्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं राइट। इंटरमीडिएट गुड्स जिसके थ्रू हम और भी चीज़ें बना सकते हैं प्रोडक्ट राइट, जो जैसे मिल्क है ना। तो मिल्क में हमने क्या किया कि उसको दही वगैरह डाल के राइट, कुछ ऐसी वैसी चीज़ डाल के हमने कुल्फ़ी बना दी राइट, है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ओके, जो अपन ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में राइट। अब देखो, ये हमारा हो गया है ना, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके बारे में अगर नहीं मालूम तो आप इसको गो थ्रू कीजिए फर्स्ट लेक्चर को। अब देखो, ये है ना हमारा जो आईआईपी, वो काम आता है पॉलिसी मेकिंग के पर्पज से। ओके, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, वो इसको यूज़ करती हैं पॉलिसी मेकिंग पर्पज़ के लिए। जीडीपी एस्टिमेशंस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आईआईपी में ना 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है ना, अब उसमें क्या होता है ना, 40.27 जो परसेंटेज है ना इनका है इंडस्ट्रीज में। जैसे जो वेटेज है ना, जो 8 कोर कंट्रीज का ना, वो टोटल आईआईपी में 40.27% है। ओके, ये तो सीए मतलब करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग ये चेंज होता रहेगा। ओके, इसको अपडेट करिएगा। रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स ओके, और इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, ओके, नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि जो 8 कोर्स हैं ओके, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है वेटेज में। ओके, डिक्रीजिंग वेटेज ऑर्डर में। ओके, अब देखो, बिफोर अगर हम पहले हम देखें तो सीएसओ ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, एंड एनएसएसओ ओके, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये दोनों ही पहले हुआ करते थे इसके लिए। अब नाउ ना इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और फिर बनाया गया एनएसओ। एनएसओ है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, मॉसपी। ओके, मॉसपी इसको कंट्रोल करता है, डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। ओके, तो इसको कंट्रोल करती हैं। उसके बाद अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ना, जैसे मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ये हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर ना जीडीपी का 1% अगर यूज़ करा जाए ना, आई मीन कि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो यूज़ किया जाए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर राइट। इन्वेस्टमेंट अगर यूज़ किया जाए ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये इंक्रीज कर सकता है 1% ऑफ जीडीपी। ओके, तो 1% ऑफ जीडीपी बहुत होता है किसी कंट्री के हिसाब से। अब ना बात करते हैं कमोडिटी सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो ये बेसिकली कमोडिटीज़ एंड सर्विस इनके लिए यूज़ होता है राइट। मतलब इसमें हाई इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं ओके, हाई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा राइट। तो ये फंडामेंटल ड्राइविंग बोल सकते हैं, फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्सेस बोल सकते हैं इकोनॉमी का, किसी कंट्री का। ओके, अब देखो ये ना ग्रेटर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हायर नहीं, ग्रेटर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिवाइडेड किया है, जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रोड्स, जिसमें ऑयल, गैस राइट, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशंस, ओके, पोर्ट्स, पावर, डैम्स। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर। ओके, उसके बाद देखो ग्रेटर लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये सबसे पहले कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये गवर्नमेंट के पास होना चाहिए पूरा। अब देखो, गवर्नमेंट ना
पूरी चीज़ें खुद नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रिवेन्यू से। खासकर टैक्स जो रिवेन्यू आता है उससे इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से ना ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, ये तो हमने देखा। अब पोस्ट रिफॉर्म जो हुआ था ना पीरियड 1991 का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ना अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। ओके, उसके बाद आते हैं, अब ये जो अंडर डेवलपमेंट है ना, इसके कारण ना काफ़ी चीज़ें नहीं हो पा रही है। ओके, अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, उसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी भी अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है, राइट। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। क्रिएट, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। अब देखो, जैसे ना गवर्नमेंट ने कोई एक जगह लाइक कोई अच्छा सा स्पॉट बना दिया, लाइक एयरपोर्ट मान लीजिए, ओके, आउट में, कंट्री के मतलब सिटी के आउट में बना दिया, तो उसके आसपास आप देखो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी अपने आप। मतलब सिर्फ उन्होंने सिर्फ एक जगह पे ट्रिगर किया है, डेट मीन्स एयरपोर्ट बनाया, उसके साथ साथ होटल आने लगे, कैब आने लगे, ठीक है, और है ना, रेस्टोरेंट आने लगे, तो ऐसी सारी चीज़ें अपने आप आने लगी, है ना, तो खुद ब खुद डेवलप होने लगा, राइट। तो ये ना, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को भी क्रिएट करता है। इसके साथ साथ प्राइस एक्सक्लूजन, डेट मीन्स कि अगर किसी ने टैक्स पे करके, दैट इज गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, ओके, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड बनाई। अब है ना, अब जो बंदे हैं जिन्होंने टैक्स पे किया, अब वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हमने टैक्स पे किया है, हम ही इस रोड पे चल सकते हैं, राइट। इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो उस पर ना, उसमें जिसने टैक्स पे किया है और जिसने नहीं किया वो भी यूज़ करेगा, राइट। तो प्राइस एक्सक्लूजन है ना, मतलब प्राइस एक्सक्लूजन, यहाँ पे एक्सक्लूजन किसी का भी नहीं होगा। ओके, कि स्पेसिफिकली पर्पस के कोई बंदा जिसने ज़्यादा टैक्स पे किया है तो वही चल सकता है, राइट, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंजप्शन है ना, मतलब नॉन राइवल इन नेचर, लाइक प्राइवेट गुड्स नहीं है, ये पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स में और प्राइवेट गुड्स में आपने अंतर समझा ना, पब्लिक गुड्स होते हैं जो सभी यूज कर सकते हैं, राइट, उसमें एज सच की कोई दिक्कत नहीं होती। प्राइवेट गुड्स में जिन्होंने पे किया है वही उसको कंज्यूम करेंगे, ओके। उसके बाद आउटपुट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉन ट्रेडेबल। अब देखो, ये बना दिया ना, जैसे पुल बना दिया, राइट, अब जो आउटपुट निकल के आएगा ना वो ट्रेडेबल नहीं है। लाइक जैसे हमने पुल बनाया, ओके, अब वो पुल बन गया, अब उसको ट्रेडेबल तो है नहीं कि मतलब उसको किसी को और को बेच दे, राइट, इस तरीके से नहीं हो सकता, राइट। तो ये भी है कि है ना, जो चीज़ निकली है अब उसको कॉस्ट को उस हिसाब से उसको निकालना पड़ता है, ओके, किसी और को बेच नहीं सकते या उसको निकाल नहीं सकते, राइट। अब देखो, संक कॉस्ट ऑफ आर हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड टू मोनोपोली, डेट मीन्स कि जो संक कॉस्ट होती है ना, बनाने की कॉस्ट होती है, वो बहुत हाई होती है, ओके। और उसको बनाने के बाद ना, अभी जैसे वो इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है, राइट, मतलब आपने ऐसी जगह बना दिया, अब एयरपोर्ट्स बना दिया, राइट, या कुछ और चीज़ बना दी, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको निकाल सकते हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ओके, और ये लॉन्ग टर्म भी होते हैं। अब देखो, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होते हैं। अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ओके, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी दोनों बढ़ेंगे। अब देखो, मेंस क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक मेन क्वेश्चन है, डेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ओनली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स बट ऑल्सो एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेस, ओके। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ बेसिक इंडस्ट्रीज को देखते हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज जिसमें आता है माइनिंग इंडस्ट्रीज, ओके। अब देखो, इंडिया ना मेजर प्रोड्यूसर है इनका, जैसे बॉक्साइट, आयरन, जिंक, राइट, मतलब नेट एक्सपोर्टर है। उसके बाद अगर हम अपडेट देखें ना, मतलब 20 जुलाई के 2022 का है, आप इसको अपडेट कीजिएगा, ओके। सो बेसिकली अगर हम देखें तो इसके जो इंडिया की कोल में सेकंड रैंक थी, क्रूड ऑयल, क्रूड स्टील में भी सेकंड रैंक है, एल्यूमिनियम में भी फोर्थ रैंक है और लीड में भी फोर्थ रैंक है, ओके। तो इसको अपडेट करती रहिए, करंट से रिलेटेड है। अब ना देखो, अब हमारे जो इंडिया है उसमें देखो बॉक्साइड, मैग्नीज ओर, कॉपर ओर, ओके, लीड ओर, मैग्नेस्टिक, एपेटाइट, रॉक फॉस्फेट, ये नेट इंपोर्टर हैं, है ना, इंडिया। अब देखो, इसमें रोल क्या है माइनिंग सेक्टर का, 2.5 से 3% है जीडीपी में रोल है, ओके, माइनिंग सेक्टर का। उसके साथ साथ 5% एम्प्लॉयमेंट, मतलब 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ओके, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अथॉरिटीज़ जो इसके अंडर आती है माइनिंग के, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिसमें देखो सारे मिनरल्स आते हैं पर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नहीं आता। अब दूसरी अथॉरिटी है आईबीएम,
इंडियन ब्यूरो माइंस, जिसमें प्रमोशन होता है फॉर द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, ओके, और एक GSI, ओके। नाउ बात करते हैं अपने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में, माइनिंग के बारे में। तो MMDR एक्ट आया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिसमें इलीगल जो माइनिंग हो रही है ना उसको रोक सकें। उसके बाद माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम, जिसमें क्या होता है ना कि DMF बनता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड बनता है। उसमें क्या होता है ना, जो लोग माइनिंग कर रहे हैं, जो कंपनीज माइनिंग करेंगी उसमें कुछ फंड सबमिट करेंगी। उससे क्या है कि जो माइनिंग कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड जो बीमारी वगैरह आ रही है, डस्ट आ रही है, ठीक है, तो उससे क्या है राहत मिल सके जो वहाँ के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, राइट, उनको। उसके बाद नेशनल मिनरल पॉलिसीज 2019 आया, जिसमें जो नॉन फ्यूल्स मतलब टारगेट था नॉन फ्यूल और नॉन कॉल मिनरल्स का, ओके। अब इसमें देखो क्या था कि जैसे प्राइवेट मतलब जो मिनरल्स पॉलिसीज थी ना उसमें क्या था कि जो एरिया है, राइट, है ना, माइंस है, अब उनको ना अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो कोई और यूज़ करे, तो जैसे क्या है कि अट्रैक्ट कर सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, ओके। मेजर मिनरल्स का प्रोडक्शन हो सके, है ना, 2% मतलब 200% तक इंक्रीज हो सके, ओके। उसके बाद एक्सक्लूसिव माइनिंग जोन हो सके, है ना, एक्सक्लूसिव माइनिंग जोन जिसमें सभी लोग इजीली मतलब लाइसेंस मिल सके उनको, है ना, सब लोग आके माइनिंग कर सकें, ओके। और रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उनको जो यूज़ करते हैं उनको इंसेंटिव मिल सके, ओके, जो रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। अब देखो सर्टेन कंस्टेंट भी हैं मिनरल्स एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, जैसे अब देखो कॉम्प्लेक्स लाइसेंस प्रोसीजर है, हालांकि अभी नहीं है, ओके, पर था। अब देखो हैवी कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन, है ना, मतलब लैंड को लेने के लिए बोली लगती है, वो बहुत हाई रेट पे होती है ना, टैक्सेस पे करने होते हैं, रॉयल्टीज भी पे करने होते हैं, हाई टैक्सेस। इश्यू ऑफ रिहेबिटेशन मतलब ट्राइबल्स एरिया होते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड इश्यूज होता है, उनकी हेल्थ पे असर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद पुअर कनेक्टिविटी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, राइट। इन्वायरमेंट कंसर्न भी होते हैं, माइनिंग करने से काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट कंसर्न ना क्रिएट होते हैं। हेल्थ इशू भी होती है लोगों के, वहाँ पे जो ट्रैवल्स रह रहे हैं, लो स्किल्ड मैन पावर है वहाँ पे, क्योंकि जिस एरिया में हम माइनिंग करने जा रहे हैं ना वहाँ पे तो ट्रैवल्स हैं और ट्रैवल्स तो लो स्किल्स है, ओके। तो वहाँ पे कहाँ से ये सारी चीज़ें हम जो चाह रहे हैं फुलफिल होना चाहिए, राइट, तो वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो ये कारण है। तो होपली हमने आज देखा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक, ओके, और IAP देखा, ओके गाइस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।